Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start next part of T.S. Eliot, ठीक है, which is that is tradition and individual talent. जब हमने कल परसों डिस्कस किया था उस दिन मेटाफिजिकल पोइज, ठीक है, तो T.S. Eliot के मुताबिक वो कहता था कि मेटाफिजिकल पोइज को वो क्यों फेवर दे रहा है. उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो कहता है कि मेटाफिजिकल पोइज जो है वो ब्लेंड कर देते हैं किसको, इंटेलेक्ट और इमोशन, ठीक है. इस लिहाज से वो मेटाफिजिकल पोइट्स को खासतौर पे फेवर दे रहा है क्योंकि वो फ्यूजन दिखाते हैं इंटेलेक्ट का और इमोशंस का. और वो कहता है कि ट्रू पोइट वही है, ट्रू पोइट एक सच्चा पोइट वही है जो कि ब्लेंड कर दे, ना ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट में जाए और ना ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, ठीक है. और इसी को वो फिर मेटाफिजिकल पोइट्स को वो इस लिहाज से भी फेवर देता है कि वो मतलब कि वो कहता है कि पहले जो पोइट्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल टून का इस्तेमाल करते थे और मिथिकल रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते थे, जबकि मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते थे, कॉलिक्वल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे. तो इसलिए भी उनको वो फेवर दे रहा है. लेकिन जो दूसरे क्रिटिक्स थे, ठीक है, उसने ये बात नहीं की थी. मिथ से मुराद कोई भी किस्सा कहानी, ज़्यादातर ग्रीक में पाए जाते थे मिथिकल रेफरेंसेस. किसी भी सेंचुरी का पोइट है, हाँ, किसी भी सेंचुरी का पोइट है वो मिथिकल रेफरेंसेस ज़रूर इस्तेमाल करता रहा है थ्रू आउट. इसको भी अगर हम अब न्यू जो मॉडर्न राइटर्स हैं, जेम्स जॉयस को ही देखें, इसने भी मिथिकल रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया. वो डेडलस क्या था, मिथिकल ही था. तो लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो ज़्यादा मिथिकल रेफरेंसेस लिटिल बिट इसके अंदर भी पाए जाते हैं लेकिन ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं करते थे. तो इसलिए इनको अब्यूज़ किया जाने लगा था असल में मेटाफिजिकल पोइट्स को. लेकिन जब T.S. Eliot आया और उसने मेटाफिजिकल पोइट्स को फेवर दी, क्रिटिसाइज़ किया, तो उसकी वजह से फिर मेटाफिजिकल पोइट्स को इंटेलेक्चुअल माना जाने लगा था, ठीक है. तो एक ये भी है जो हमारे सामने आता है. तो वो उसका फर्स्ट पार्ट था. आज जो हमने डिस्कस करना है वो है ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट. ये इसका यहाँ इम्पोर्टेंट ऐसे भी है. इस ऐसे में इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है ट्रेडिशन और दूसरा है इंडिविजुअल टैलेंट. अब ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट दोनों चीज़ों का जो ताल्लुक है वो T.S. Eliot इनका ताल्लुक जो है वो मिलाता है पोइट के साथ, ठीक है. इसका कंसर्न पोइट के साथ है, उसको लेके वो बात डिस्कस करेगा, ठीक है, कि पोइट के लिए ट्रेडिशन क्या होने चाहिए. पहले तो वो ट्रेडिशन की डेफिनेशन देगा कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot. फिर उसको वो बताएगा कि पोइट जो है वो ट्रेडिशनल उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है. और इंडिविजुअल टैलेंट एक पोइट का क्या होता है, ठीक है. इसलिए हाँ से वो उसको डिस्कस करेगा. पोइट कह लें, आर्टिस्ट कह लें, ऑथर कह लें, कुछ भी, ठीक है. तो पहला इसके असल में जो इसका ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है. फर्स्ट पार्ट में ये बात करता है कि ट्रेडिशन क्या है और इसकी नेसेसिटीज़ क्या हैं एक पोइट के लिए और पोइट्री में इसका क्या अमल दखल है. सेकंड पार्ट में वो डिस्क्राइब करता है कि पोइट की पर्सनैलिटी क्या होती है, कौन सी चीज़ है जो पोइट की पर्सनैलिटी को शो आउट करती है, ठीक है. और उसकी पर्सनैलिटी और उसके पोइटिक एक्सप्रेशंस जो वो पोइट्री के अंदर रखता है, इनका आपस में लिंक क्या बनता है, ठीक है. इस चीज़ को वो डिस्कस करेगा. फिर थर्ड पार्ट वैसे डिस्कस करने वाला नहीं है उसको, मतलब वो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्ट में आके उसने तमाम चीज़ों की समरी को बयान कर दिया है, ठीक है. उसका मतलब कि एक तरह से कंक्लूजन, उसको एंडिंग दे दिया. तो 3 पार्ट्स में इसका जो है ऐसे डिवाइड है. अब फर्स्ट वो फॉल हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है. वो कहता है कि ट्रेडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशन क्या चीज़ है, ठीक है. वो कहता है कि आज तक अगर हम ट्रेडिशन की डेफिनेशन अपने लिहाज से लें या जितनी तमाम दुनिया ट्रेडिशन की डेफिनेशन ले रही है वो ट्रेडिशन को क्या मानती है. वो कहते हैं कि रेपिटेशन ऑफ द पास्ट, ठीक है. हम ट्रेडिशन को ये मानते हैं कि रेपिटेशन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में जो कुछ हो गया है उसी को पकड़ के वैसे ही चीज़ों को रिपीट कर देना,
ठीक है, ये टी.एस. इलियट नहीं कह रहा, ये वो जनरल व्यू बता रहा है कि ट्रेडिशन को क्या माना जाता है। ठीक है, फिर अपनी वो बात अब करेगा। पहली बात तो ये करता है कि ट्रेडिशन को अगर आप ये कहते हो कि रेपिटिशन ऑफ पास्ट है, देन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अगर आप ऐसे कह रहे हो तो फिर आप इस टर्म को अब्यूज़ कर रहे हो, जिस तरह उसने मेटाफिजिकल के लिए यूज़ किया था। ठीक है, कि उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। इस तरह ही वो कहता है कि अगर आप ट्रेडिशन की डेफिनेशन ये मानते हो कि रेपिटिशन ऑफ पास्ट है, या वो ही तमाम चीज़ें कर लेना जो कि आप पास्ट में राइटर्स कर चुके हैं, तो फिर ये ट्रेडिशन की जो टर्म है उसको एक तरह से आपने अब्यूज़ कर दिया। ठीक है, या उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया। तो फिर वो अब बात करता है कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन। वो ट्रेडिशन की डेफिनेशन करता है लिंक विद द पास्ट। अब ये दो अलग बातें हैं। रेपिटिशन पास्ट की करना ये अलग चीज़ है। ठीक है, जिसको वो ट्रेडिशन नहीं मानता। ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशन को कहता है कि ट्रेडिशन असल में है क्या चीज़, लिंक विद द पास्ट। अब असल में बात यहीं से शुरू होती है कि ट्रेडिशन का मतलब हकीकत में यही है कि लिंक बनाना पास्ट के साथ। वो हम तमाम लोगों ने अपने ही अज्यूम बना लिए हैं कि हमें जो अपने एंसेस्टर्स ने कहा, हमने वैसा ही एक तस्वुर बना लिया जहन में हमेशा से ही। हम कहते हैं ये बंदा तो बड़ा ही ट्रेडिशनल है, ये तो बड़े पुराने ख्यालात का बंदा है। ठीक है, तो किसी ने अगर पुराने तर्ज के कपड़े पहने हो या पुराने अंदाज में सिंपलिसिटी उसके अंदर हो, तो कहते बड़े ही पुराने अंदाज, जिसके अंदर कोई स्टाइल ही नहीं है। हम हमेशा ट्रेडिशंस को पुराने ख्यालात के साथ या पुराने तर्ज के साथ मिले हुए इंसान को ट्रेडिशन कहते हैं। लेकिन हकीकत में ट्रेडिशन का मतलब यही है कि लिंक बनाए रखना पास्ट के साथ। इसकी वो पहले डेफिनेशन करता है। फिर वो कहता है कि ये जो लिंक बनाना है पास्ट के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, नेसेसरी भी है खासकर पोइट्स के लिए। ठीक है, अब एक जनरल सी बात है, अगर हम कहें, हम कह सकते हैं कि जी 5th सेंचुरी से, सपोज हमने 5th सेंचुरी से अपनी लिटरेचर को स्टार्ट किया ना, 5th सेंचुरी से ग्रीक के ज़माने से लेके मिडिवियल एज आई, रिनाइसा आई, फिर मॉडर्न एज आई, रोमांटिसिज्म आया, तो तमाम तर एजेस जितनी गुजरी हैं, क्या हम ये कहेंगे कि फलां जो राइटर है ना उसने तो रेपिटिशन की है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये बात नहीं ना कहेंगे हम कि उसने किसी की नकल करके एज इट वैसा ही कुछ लिख दिया है। ठीक है, रेपिटिशन कर दिया। रेपिटिशन उसने नहीं की। इन अदर सेंस हम कह नहीं सकते कि उसने रेपिटिशन किया, लेकिन किस सेंस में कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसने पास्ट में जो चीज़ हो गया उसके साथ लिंक ज़रूर बनाया था। ठीक है, अपनी राइटिंग के अंदर। जैसे अगर हम बात करें शेक्सपियर की, हम कहते हैं कि उसने वॉयलेशन की, बहुत सी चीज़ों को उसने रिजेक्ट किया और अपनी क्रिएटिविटी उसने शो की। लेकिन आप ये चीज़ माइंड में भी लाओ ना साथ में कि अगर शेक्सपियर ने बहुत सी चीज़ों को वायलेट किया, तो उसके साथ साथ क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने कोई भी ग्रीक रेफरेंस ना अपने रखा हो पोइट्री के अंदर, अपने ड्रामा के अंदर? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने जो मार्लो लिख के गया था उससे इन्फ्लुएंस होकर कोई ना कोई चीज़ ना लिखी हो? लिंक उसने पैदा रखा, इट मीन के वो बंदा भी ट्रेडिशनल था। ठीक है, बंदा जेम्स जॉइस भी ट्रेडिशनल है, डिडिलस का रेफरेंस वो दे रहा है 5th सेंचुरी से भी पहले का। ठीक है, लिंक पैदा वो कर रहा है। तो टी.एस. इलियट उसी बंदे को, इसीलिए वो उसको आर्टिस्ट मानता है, और आर्ट को भी वो यही मानता है कि एक पोइट वही है, अच्छा पोइट है जो अपनी क्रिएटिविटी को भी बरकरार रख सके और साथ ही साथ वो अपने एंसेस्टर्स के साथ लिंक भी बरकरार रखे। ठीक है, वो कहता है दुनिया में कोई शख्स या कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, आर्टिस्ट या पोइट, जो कि ऐसी चीज़ कोई तख्लीक कर दे जो हुई ना हो, या उसके जहन में कोई ऐसा तस्वुर ना हो। हर शख्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ही कुछ ना कुछ लिख सकता है, कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो फिर वहाँ ही वो लिखता है। हाँ, तो वो यही बात हमें हिंट करना चाहता है हमारे माइंड को कि आप ये ना कहो जी कि ये तो एक ट्रेडिशनल बंदा बन गया है, ठीक है, फॉलोवर बन गया है। टोटल ने व्यूज दिए थे एक पेरिटी के, और शेक्सपियर ने उसके अगेंस्ट लिखा। हाँ, उसने उससे इंस्पायर होके लिखा, लिंक तो था ना। हाँ, लिंक साथ रखते हुए फिर उसने वो आगे चलाया ना, वो तो उसने एक नई चीज तक लिखी, उससे इंस्पायर हो, तो वो तो एक नई चीज बना दी।
हाँ, तो इसी तरह वो यही बात करना चाहता है कि ट्रेडिशन का मतलब रीडर्स को वो यही समझाना चाहता है कि आप ये ना समझो या ये ना तसव्वुर करो कि ट्रेडिशनल बंदा वो है जी कि जिसने रेपिटिशन कर दी हो। कोई भी शख्स या कोई भी पोइट ऐसा नहीं हो सकता जो रेपिटिशन करता हो, ठीक है, या कोई भी बंदा ऐसा भी नहीं हो सकता जो ट्रेडिशन को फॉलो ना करता हो। इन अदर वर्ड्स, अगर सिंपल सी मैं वन लाइन में इसको कंक्लूड कर दूँ, वो सिर्फ ये समझाना चाहता है टी एस इलियट कि ट्रेडिशन हर पोइट होता है, ट्रेडिशनल हर पोइट होता है, कोई भी इस चीज़ से खाली नहीं है। अगर आप कहो कि कोई पोइट जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है तो इट्स मीन कि वो पोइट ही नहीं है, वो कुछ लिख ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके साथ ज़रूर जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और अगर आप कहो कि अगर आप ये कहते हो कि ट्रेडिशनल पोइट वो है जो फॉलोवर बन के लिख रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वो यही तो समझाना चाहता है कि ट्रेडिशन की डेफिनेशन ये गलत है कि फॉलोवर बन जाता है बंदा, ठीक है। फॉलोवर होना ये ट्रेडिशन की डेफिनेशन नहीं है। सेम ये आपको आगे भी यही चीज़ काम आएगी, कोई एनवायरनमेंट विलियम ने भी ट्रेडिशन की सेम एज इट यही डेफिनेशन दी है, ठीक है, कि ट्रेडिशन का मतलब उसको भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, उसका कोट यूज़ कर सकते हो कि उसने ये डेफिनेशन दी है। तो इन दोनों का मिजाज मिलता है ट्रेडिशंस के हवाले से ना, कि लिंक पैदा करना ट्रेडिशन का मतलब है, फॉलोवर होना ट्रेडिशन का मतलब नहीं है। इसकी अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आप एग्जांपल, सर भी एक एग्जांपल देते होते थे कि अगर एक शख्स पगड़ी पहनता है, ठीक है, और एक अगर मॉडर्न शख्स हाँ कैप पहनता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कैप पहनने वाला बंदा है हम कहें कि वो मॉडर्न है और जो पगड़ी पहनने वाला है वो ट्रेडिशन था। सिर्फ ट्रेडिशनल कैप पहनने वाला भी होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसने सिर्फ एक चीज़ की रिप्लेसमेंट कर दी है, लेकिन ट्रेडिशन को बरकरार रखा है उसने, ठीक है। जितना हम कहते हैं छोटी कमीज़ों का फैशन आ गया, लंबी कमीज़ों का फैशन आ गया, तो असल में हम फॉलो कर रहे होते हैं ट्रेडिशंस को, हम उस चीज़ से बाहर नहीं हैं। वो नाम हमने अपनी एज को वैसे एक दिया है कि हम मॉडर्न हैं, ठीक है, लेकिन हमारा लिंक ज़रूर उसके साथ कायम रहता है। अब उसके बाद ये हमने बात कर ली ट्रेडिशन की, इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन को करना चाहते हो बता दो। अच्छा, अब वो बात करता है, इसकी बात करने के बाद वो कहता है कि ये नेसेसरी क्यों है, ठीक है, पोइट्स के हवाले से। वो कहता है कि ये नेसेसरी इस वजह से है क्योंकि अगर पोइट अपना लिंक बरकरार रखेगा अपने पास्ट के साथ, तो क्या होगा, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है, या दूसरे वर्ड में कह रहा हूँ उसकी इंडिविजुअलिटी, ठीक है, वो खुल के सामने आएगी, हमें पता चलेगी, रीडर्स को पता चलेगी, उसको खुद को बेसिकली पता चलेगी कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। वो जो कुछ लिखेगा ना, जो कुछ वो लिखेगा, अगर वो ट्रेडिशनल होके लिखेगा तो उसे अपनी वक़्त का मतलब कि अपनी अहमियत का उसे अंदाज़ा होगा अपनी राइटिंग से, अपनी पर्सनैलिटी का और अपनी इंडिविजुअलिटी का उसे पता चलेगा, उसे एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। अच्छा, अपनी पर्सनैलिटी का उसे ये पता चलेगा, और दूसरी बात, एक बात उसे ये पता चलेगी, दूसरी बात उसे ये पता चलेगी कि उसकी राइटिंग की वजह से रीडर की नज़र में उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। एक तो उससे ये चीज़ एनालाइज होगी कि उसने क्या लिखा है, उसकी इंडिविजुअलिटी निखर के आएगी, सामने आएगी, अपनी ज़ात के हवाले से उसे पता चलेगा। दूसरी, दुनिया के सामने उसकी क्या एग्जिस्टेंस बनेगी, ये चीज़ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे सामने ये बात आती है, इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाहता है कि अगर एक पोइट, एक राइटर जो है वो ट्रेडिशंस को फॉलो करके लिख रहा है, ठीक है, ट्रेडिशन को माइंड में रखते हैं कि क्या है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे, ट्रेडिशन का मैंने मतलब बताया लिंक, लेकिन इसको ये नाम देता है टी एस इलियट हिस्टोरिकल सेंस का। बेसिक बात असल में ये थी, ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस का वो नाम देता है। जहाँ पे अगर कहीं हिस्टोरिकल सेंस का ताल्लुक आ जाए कभी, तो आपने उसको ट्रेडिशन के साथ मैच करके जहन में रख लेना है
कि अगर टी एस इलियट जहाँ हिस्टोरिकल सेंस की बात कर रहा है, इट्स मीन कि वो ट्रेडिशन की बात करना चाह रहा है। अब उसने उसको नाम दिया है हिस्टोरिकल सेंस का, यानी कि एक राइटर के जहन के अंदर उसकी हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो लिंक बना सकेगा ना अपने एंसेस्टर्स के साथ, पास्ट के साथ, और उसी को बेस बना के फिर वो कोई ना कोई चीज़ नई क्रिएट कर सकता है, क्रिएटिविटी कर सकता है। तो इसकी नेसेसिटीज़ हम बात कर रहे थे। वो कहता है कि अगर एक शख्स के पास एक पोएट है, ठीक है, उसके पास हिस्टोरिकल सेंस है। हिस्टोरिकल सेंस का मतलब है कि उसके पास ट्रेडिशंस है। ट्रेडिशंस का मतलब ये है, हिस्टोरिकल सेंस से मिलाते हुए, कि उसके पास पास्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, ठीक है, जिसको वो हिस्टोरिकल सेंस का नाम देगा। अब टी एस इलियट ने उसको भी फिर दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। वो कहता है कि ये जो एक राइटर के पास हिस्टोरिकल सेंस होती है ना, ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास सिर्फ पिछली सेंचुरी के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस मौजूद हो। अगर वो 17th सेंचुरी का है तो वो सिर्फ 15 और 16 सेंचुरी के राइटर्स के बारे में जो मर चुके हैं उनके बारे में सिर्फ जानता है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है उसका नॉलेज बहुत वास्ट है और वो तमाम तर नॉलेजेस के बारे में, तमाम तर सेंचुरीज के बारे में नॉलेज रखता है, ठीक है। और इसीलिए तो ग्रीक को क्यों कहते हैं हम कि वो पूरी लिटरेचर पे छाए हुए हैं, क्योंकि जब से ग्रीक्स आए हैं 5th सेंचुरी के वो हैं, तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस 15th सेंचुरी के पोएट को उठा के देख लो, उसमें भी मिथिकल रेफरेंस मिलेगा। 16 को देख लो, शेक्सपियर को देख लो, आज तक मॉडर्न राइटर्स भी मिथिकल रेफरेंसेस यूज़ करते आए हैं। तो ये क्या है, ये हिस्टोरिकल सेंस है ना उनकी, कि उनके पास ये नॉलेज मौजूद है। तो वो कहता है कि ये हिस्टोरिकल सेंस लिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है, और ये हाँ, और वाज को उसने नाम दिया टाइमलेस का, यानी कि वो कहता है ये हिस्टोरिकल सेंस टाइमलेस है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि इस हिस्टोरिकल सेंस जो है वो उसे सिर्फ अपनी पिछली सेंचुरी के बारे में ही होनी चाहिए या अपनी ही सिर्फ सेंचुरी के बारे में होनी चाहिए। हिस्टोरिकल सेंस का को उसने कहा है कि इट्स टाइमलेस, ठीक है, ये टाइमलेस चीज़ है कि इसके ऊपर पोइट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपना खुला अपना नॉलेज रख सकता है पास्ट के बारे में अपनी हद तक, जितनी उसकी इंटेलेक्चुअल फैसिलिटी उसे इजाज़त देती है रखने की। कोई पास के साथ नहीं बना के उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। हाँ, उसकी अपनी क्रिएटिविटी तो होगी ना, साथ होगी। असल में हाँ, मैं इसको सारे को कंफ्यूज कर देती हूँ। पहली बात उसने ये की कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन, ठीक है, उसको उसने नाम दे दिया, हाँ, लिंक विद द पास्ट। अब पोइट के हवाले से क्योंकि वो बात डिस्कस कर रहा है तो उसने कहा कि पोइट के लिए ट्रेडिशन का मतलब है हिस्टोरिकल सेंस का होना, ठीक है। अब वो कहता है कि अब वो बात ये क्यों करना चाह रहा है, उसके रीज़न है, उसके रीज़न ये है कि वो कहता है कि पिछला नॉलेज अगर नहीं ना होगा, ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस नहीं होगी, लिंक पैदा नहीं होगा पास्ट के साथ, तो कोई भी बंदा, प्रेजेंट का बंदा कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है, वो लिख नहीं सकता। अब वो कहता है कि अगर आप ये कहते हो कि पास्ट को ख़त्म ही कर दो, हिस्ट्री को उठा दो, ख़त्म कर दो, बस जो आज है ना, इस बंदे ने बड़ा कमाल कर दिया, इसने तो एक नई चीज़ की तख्लीक कर ली है। अगर उसने नई चीज़ लिखी भी है तो उसका लिंक ज़रूर होगा पास्ट के साथ, तो उसने लिखी है, इन्फ्लुएंस होगा, उसके एक्सपीरियंसेस उस इन्फ्लुएंस की वजह से बने होंगे, तब उसने वो चीज़ लिखी होगी, ठीक है। तो वो ये चीज़ हमारे माइंड से असल में निकालना चाहता है कि ट्रेडिशन का मतलब एक तो ये नहीं है कि आप रेपिटिशन कर रहे हो, ठीक है, और क्रिएटिविटी का भी मतलब ये नहीं है कि जो बंदा क्रिएट कर रहा है उसका पास्ट के साथ कभी ताल्लुक ना रहा हो, ठीक है। तो वो इस बात को ज़रूरी मानता है, पहले तो उसने ट्रेडिशन की डेफिनेशन दे दी ना, फिर दूसरी बात जो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि ये ज़रूरी है पोइट के लिए कि वो हिस्टोरिकल सेंस को रखे और बरकरार रखे। क्यों? क्योंकि इससे उसकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में उसको खुद को पता चलेगा और दूसरी उसकी एग्जिस्टेंस का भी पता चलेगा उस सेंचुरी में जो बनेगी। जैसे शेक्सपियर ने लिखा तो उसको शेक्सपियर एज का नाम दे दिया गया, इतना बड़ा वो राइटर साबित हुआ, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसने वॉयलेशन की थी तो फिर उसने कोई बिल्कुल ही क्रिएटिविटी या बिल्कुल ही चेंजेस ज़रूर वो लेके आया, लेकिन हिस्टोरिकल सेंस के साथ लेके आया। ये सिलेट असल में बात ये समझाना चाह रहा है। तो ये पार्ट 1 में मतलब उसने ये चीज़ डिस्कस की है
उसके बाद पार्ट सेकंड के अंदर वो बात करता है कि एक पोइट की पर्सनैलिटी क्या होती है और उसके मतलब पोइटिक एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, किस तर्ज में उसे उसकी पोइट्री के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह का उसे एक्सप्रेशन देना चाहिए तो उसकी पोइट्री होगी। ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी कैसी होगी। अब इस बात का कनेक्शन असल में टाइटल के साथ ही है। अब ये हमने ट्रेडिशन की बात की तो ये पता चल गया ना कि ट्रेडिशन का पोइट के साथ लिंक क्या होना चाहिए। ठीक है, अब वो इंडिविजुअल टैलेंट वो इसी को कह रहा है, वो कह रहा है कि टैलेंट बंदा वही होगा, इंडिविजुअल टैलेंट उसी पोइट के पास होगा जो ट्रेडिशन के साथ जुड़ा रहे। ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस उसके अंदर मौजूद रहे, इसलिए उसने ये टाइटल दिया है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन नहीं होगा तो टैलेंट होगा ही नहीं पोइट के पास। ठीक है, ये असल में वो कहना चाहता है। अब पार्ट सेकंड के अंदर वो अगर मैं इसको एक लाइन में वर्ड में कहूँ तो असल में वो पूरे पार्ट उनके अंदर इम्पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्ट या इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्टिस्ट या इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट। ठीक है, कि पोइट की पर्सनैलिटी क्या होती है, किस तरह के वो एक्सप्रेशन देगा तो वो एक पोइट बनेगा। ठीक है, पहली बात तो वो ये करता है इसमें पार्ट सेकंड के अंदर में इसके अंदर पर्सनैलिटी एंड पोइटिक एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट बात वो ये करता है कि पोइट शुड बी कैटालिस्ट, कि उसे कैटालिस्ट होना चाहिए पोइट को। कैटालिस्ट का मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ मीडियम, वो कहता है टी.एस. एलियट कह रहा है। हाँ, सोर्स कह सकते हो, पाथ कह सकते हो, रास्ता कह सकते हो। ठीक है, एक चीज़ है इस पार्ट 2 को डिस्कस करते हुए ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी कि ये अपने ही टी.एस. एलियट अपने ही आइडियाज़ के अंदर कंफ्यूज पर्सन है। ठीक है, और ये सारे क्रिटिक इसीलिए सर खाते हैं। सेकंड बात अभी हम इसके डिटेल करते हैं। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि पोइट्री इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन but it is an escape from emotion। अच्छा जी, तीसरी बात को कहता है कि पोइट शुड बी इम्पर्सनल या इसको हम ये भी नाम ले सकते हैं इमोशन ऑफ आर्ट। आर्ट इज इम्पर्सनल। फोर्थ वन में लास्ट वर्ड वो कहता है कि असल में वो इंसिस्ट करना चाहता है किस बात के ऊपर, ट्रैवल फ्रॉम पोइट टू पोइट्री। अच्छा चलिए समझ लिए पहले इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बात करता है कि एक ऐसी पोइट्री जो है
वो एक पोइट की पर्सनैलिटी को शो आउट करती है और उसके पोइटिक एक्सप्रेशन को शो आउट करती है। किस तरह से, कैसे शो आउट करती है? वो कहता है पहला पॉइंट ये है कि पोइट जो है वो उसको कैटलिस्ट होना चाहिए। एक असल पोइट वो है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करे। कैटलिस्ट बेसिकली एक ये जो 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री के अंदर टर्म यूज़ की जाती थी। रिएक्शन को तेज हाँ, रिएक्शन को, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। यानी वो इक्वेशन को भी इसके अंदर इक्वालिटी करनी होती थी। कोई भी इक्वेशन दी जाती थी तो उसको कहा जाता था इसको इक्वल बैलेंस करनी इक्वेशन को। ठीक है, तो वो एक कैटलिस्ट, उसको एक नाम दिया हुआ था। यानी कि कैटलिस्ट का अगर हम उस केमिकल टर्म में मैं आपको समझाऊं तो कैटलिस्ट का मतलब यहाँ लिया जाता है कि रिएक्शन को तेज़ करना। ठीक है, रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो उसने उस टर्म को खुद से ही कह दिया कि पोइट को कैटलिस्ट की तरह होना चाहिए। ठीक है, अब कैटलिस्ट से यहाँ पे क्या मुराद है? यानी कि अगर हम इसको यहाँ तक सोचें तो वो ये कहना चाहता है कि कैटलिस्ट पोइट को इसलिए होना चाहिए, यानी वो ऐसी पोइट्री करे जिसकी वजह से बस वो रिएक्शन को जो तेज़ कर दे, यानी रीडर उसको पढ़े तो उन पर एक अच्छा, एक हेल्दी इंप्रेशन छोड़ दे। ठीक है, इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं। अब कैटलिस्ट का यहाँ पे जो मतलब है वो उसने कहा है कि मीडियम यानी कि एक रास्ता, एक पाथ दिखाना। अब मीडियम से क्या मुराद है? मीडियम से मुराद है, जैसे कि हमने अरिस्टोटल पढ़ते हुए भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है, तो उसका मीडियम है रिदम। ठीक है, रिदम और हारमोनी उसका मीडियम है। इसी तरह जब पोइट्री लिखी जाती है तो उसका मीडियम भी रिदम और हारमोनी को माना जाता है। ठीक है, इसी तरह उसने पोइट को कहा है कि उसे एक मीडियम की तरह काम करना चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि उसे कैटलिस्ट होना चाहिए और मीडियम की तरह काम करना चाहिए, तो फिर हम इस बात पे फोकस कर सकते हैं कि टी.एस. इलियट यही कहना चाहता है कि जब एक पोइट को मीडियम बन के काम करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपनी ज़ात से हट के पोइट्री करनी चाहिए। यानी कि उसको अपने ही अंदर डूब के या अपने ही सिर्फ इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं करते चले जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए। उसे बस एक मीडियम की तरह काम करना चाहिए। जिस तरह जेम्स जॉइस की आप एग्जांपल ले लो, जिस तरह हमने डिस्कस किया ना कि पोइट जो खुद चाहेगा कि सारे रीडर्स एक ही जैसा सोचे, ठीक है, वो उसने भी मीडियम का यूज़ किया है। उसने ऐसे मीडियम का यूज़ किया कि सारे लोगों पे एक ही जैसा असर पड़े। ठीक है, अब एक मीडियम जैसे जेम्स जॉइस है, उसने किस चीज़ को मीडियम बनाया है कि मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस सामने आए लोगों के। तो टी.एस. इलियट भी इस बात को लेके, ये यहाँ नहीं लिखी, वैसे आप नोट कर लो इस चीज़ को, कि वो असल में कैटलिस्ट से मुराद ये लेना चाहता है, या मीडियम पोइट को वो इसलिए कहना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि राइटर एक तो अपने इमोशंस को अमल दखल बीच में ना रखे, ठीक है, और वो इस तरह से पोइट्री को बयान करे कि जो रीडर्स हैं वो पोइट की गहराई में जाना ना शुरू कर दें। ठीक है, पोइट के एक्सपीरियंसेस में ना चले जाएं, बल्कि ऐसी पोइट्री करे जिसकी वजह से रीडर्स के सेंसेस बेहतर हों। ठीक है, तो ऐसा पोइट जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो कैटलिस्ट होगा। ठीक है, दो बातें मैंने की हैं। पहली बात मैंने ये की है कि पोइट के अपना इम्प्रेशन, पोइट की अपनी सब्जेक्टिविटी पोइट्री के अंदर दिखाई ना दे, और दूसरी बात मैंने ये की है कि रीडर जो है वो पोइट्री को पढ़ के उसे ये फील ना हो कि वो पोइट के अंदर गहराई में चला जाए कि पोइट ने क्यों लिखा है, इसकी रीज़न क्या है, या पोइट का पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था तो उसने ये लिख लिया था। ना हो। हाँ हाँ, बेसिकली यही बात है। यानी तो ये कि सब्जेक्टिविटी ना हो। हाँ, दूसरी क्या है? दूसरी बात ये है ना कि वो हाँ सेंसेस बेहतर हों। अब सब्जेक्टिविटी नहीं होगी और काम को अगर इस तरह से लिया जाएगा जिसकी वजह से सेंसेस बेहतर होंगी, यानी रीडर जो है वो पोइट के सोच के अंदर नहीं डूबेगा, वो अपने लिहाज से चीज़ को देख के अगर सोचेगा
तो फिर वो पोइट जो है वो कैटलिस्ट है या वो पोइट जो है वो ट्रू पोइट है। असल में राइटर जो है वो इस बात की इस बात पे लाना चाहता है, इसलिए शायद वो मेटाफिजिकल पोइट्स को फेवर भी दे रहा है। तो ये अजान हो जाए खत्म, फिर शुरू करते हैं।